हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेसेज है, बायो का चैप्टर नंबर 1 इसको हम कह सकते हैं। तो उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और उसको समझेंगे कि कैसे कैसे उसमें हमको क्या याद रखना है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेसेज साइंस का है ये। तो इसमें फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन है, वैसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे क्वेश्चन बनता हो, तो इसको हम आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो इसके बारे में आपके ही इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया गया द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे है कि वो सारे प्रोसेसेस जो कि दिस मेंटेनेंस जॉब, तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि किस मेंटेनेंस की बात कर रहा है, क्योंकि पीछे तो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं है। तो दिस मेंटेनेंस का मतलब है वो सारे प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेली करता है। जैसे कि हम फूड का इंटेक करते हैं, उसके बाद फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बॉडी से बाहर करते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ह्यूमन हो, वो सारे प्रोसेसेस जो एक सर्वाइवल के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना भी है। इस चैप्टर में हमको 4 चीज़ के बारे में मेनली पढ़ना है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा है पहले से। एक तो न्यूट्रिशन, यानी कि जो फूड हम इंटेक करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने ह्यूमन के बारे में भी और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं सबके बारे में हमको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा है रेस्पिरेशन। पहला हो गया हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो इन चारों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इन्हीं चारों के बारे में प्लांट्स का भी हमको पढ़ना है और एनिमल का भी पढ़ना है। तो एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का न्यूट्रिशन, उसको देखेंगे। तो न्यूट्रिशन हमको दो टाइप का पढ़ना है यहाँ पे। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और दूसरा जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस पेज में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको 2 चीज़ें मेनली याद रखनी है कि स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और दूसरा कि एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है एज इट इज आपको याद रखना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है तो आपको ये एज इट इज ही याद रखना है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो ये फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसमें कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद इनटू एंड वाटर मोलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करना। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है ऑब्जेक्टिव का कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो वो ऑक्सीजन जो है वाटर मोलिक्यूल के स्प्लिट होने से आता है। तो यहाँ से आप वो भी याद रखेंगे। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ, नन। तो रिडक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज है तो इसको भी आप याद रखेंगे। सब्जेक्टिव में आपको ये तीनों इवेंट्स पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी वो कौन एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, तो केमिकल एनर्जी में। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर किस में टूटता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो इसी वाटर मॉलिक्यूल से आता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में।
अच्छा, एक बात और, ये जो तीनों इवेंट है वो कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरे नहीं होते हैं। ये जैसे कि जो ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में परफॉर्म होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियस एक के बाद दूसरे कंटिन्यूसली होंगे। ये जैसे डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल दिया है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो दिन में करता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टोमेटा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन स्टोमेटा है और यहाँ पे दूसरा जो है ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, और ये दोनों साइड से सराउंडेड है किससे, गार्ड सेल से। गार्ड सेल जो है वो जैसे बीन शेप का होता है, किडनी शेप का होता है, और जब इसमें वाटर भर जाता है, वाटर इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर ये बगल वाले जो है ये सब्सिडियरी सेल कहलाते हैं। तो जब वाटर इस गार्ड सेल के अंदर आ जाता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में, यानी राजमा आपने देखा होगा घर में, राजमा के शेप में हो जाता है। तो दोनों साइड से ऐसे अगर ये सटा रहेगा तो बीच में ये पोर जो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है तो ये जो गार्ड सेल है यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो जाता है, ये श्रिंक हो जाते हैं और इससे स्ट्रेट हो जाते हैं, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है जब वाटर इसके अंदर आता है, और स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है और पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो मिट्टी में लगे प्लांट होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और पानी में उगने वाले प्लांट को एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सारे भी सॉइल से ही लिए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो इसेंशियल होता है, एलिमेंट होता है प्लांट के लिए, और प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए। और नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में यानी कि N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बनता है कि कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म में क्या कॉमन है। तो इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक है। यानी कि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज कॉमन इन कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म, तो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेम, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा के बारे में पढ़ना है। अमीबा किस तरीके से फूड इनटेक करता है। तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये 4 स्टेप में डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे अमीबा है। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा देखेगा वो सूडोपोडिया बना के, फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के क्राउल करके यहाँ जाएगा, इसको इस तरीके से कवर कर लेगा, और ऐसे देख सकते हैं आप इसके अंदर आ गया, और फिर इसके ऊपर फूड वैक्यूल बन गया। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वर्क करेगा, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो ले लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऐसे ही फिर यहाँ से जो मेम्ब्रेन है वो टूटेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि अमीबा और पैरामेशियम में क्या कॉमन है। तो अमीबा और पैरामेशियम में क्या डिफरेंस है। तो अमीबा और पैरामेशियम दोनों जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंस ये है कि अमीबा जो है उसका माउथ फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी फूड इनटेक कर सकता है, लेकिन जो पैरामेशियम होता है उसका माउथ फिक्स होता है, यानी कि फूड इनटेक करने का जो जगह है वो पैरामेशियम का फिक्स होता है। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट से बने, इस टॉपिक से बनेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से शुरू होता है एनस तक। आपसे पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो टीथ है वो वर्क करना शुरू करता है, और जो बड़े बड़े
फूड के टुकड़े होते हैं उनको क्रश करके और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े फूड को खाते हैं तो उसको हम टीथ से क्रश करके छोटा करते हैं, और क्योंकि हमारा जो कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो बहुत स्मूथ होता है, तो उस फूड के अंदर उस फूड को स्मूथ बनाने के लिए उसके चारों तरफ सलाइवा मिक्स किया जाता है, जिससे कि वो वेट हो और वो ईजिली जो है वो पास हो सके। उसके बाद आगे इसमें आपको है कि व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी जैसा आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये एक्चुअली सिर्फ वाटर ही नहीं होता है, उसके साथ सलाइवा होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। जो फूड हम इनटेक करते हैं वो कम्प्लेक्स होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो वो बड़े बड़े फूड के जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना जरूरी होता है। दिस इज डन विथ हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की हेल्प से उस बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। और ये जो सैलिवरी अमाइलेज है वो हमारे फूड जो स्टार्च होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर में तोड़ता है। द फूड इज मिक्सड थोरोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाई मस्कुलर टंग। क्या होता है कि टंग से पूरे ही फूड में सलाइवा को मिक्स किया जाता है। तो हम जो फूड इनटेक करते हैं उसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन भी होता है, उसमें कार्ब्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, और लिपिड्स भी होते हैं। तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ में होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन जो है वो माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का, और ये लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट एज इट इज़ आगे मूव कर जाता है। प्रोटीन और लिपिड जो है वो एज इट इज़ ही जाएंगे, वो बस छोटे टुकड़े में तोड़े जाते हैं। बाकी प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट जो है सैलिवरी अमाइलेज से डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो फूड है, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be proceeded properly in each part। जो फूड है उसको ढंग से नीचे जो एलिमेंट्री कैनाल उसमें मूव कराया जाए ताकि वो ढंग से जो है उसका डाइजेशन हो सके। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो कैनाल की लाइनिंग है उसमें रिदमिकली मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिग जैग मूवमेंट इस तरीके से ऊपर से नीचे होते रहता है, ताकि इस ऊपर स्वेल होगा तो नीचे श्रिंक और फिर ऊपर श्रिंक तो नीचे स्वेल, ऐसे जिग जैग मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो फूड है वो ऐसे नीचे मूव करेगा। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक। माउथ से फूड जो है स्टमक में आता है थ्रू द फूड पाइप कॉल्ड इसोफेगस। इस इसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो फूड पाइप में इसमें स्टमक में आता है। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट। जब फूड इसमें एंटर करता है तो स्टमक जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और यहाँ पे क्या है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक जो है ये हेल्प करता है फूड के अंदर और भी डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करने में। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दीज रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस।
आपसे पूछेगा कि स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और म्यूकस रिलीज होता है। इन तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है स्टमक में, और जब इसको वर्क करना होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हाँ यहाँ पे है व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय एसिड। तो एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिव करने में ये हेल्प करता है। और दूसरा है कि अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया जर्म चला गया तो उसको भी किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तीसरा है म्यूकस। यहाँ पे 3 चीज रिलीज हो रहे थे ना स्टमक से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने फंक्शन देख लिया, पेप्सिन का फंक्शन हमने देख लिया, और म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये जो म्यूकस है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे हमारे स्टमक का वॉल डैमेज ना हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होती है, कभी कभी जो है ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है, या कभी कभी जैसे बहुत देर तक हम फूड इनटेक नहीं करते हैं पर स्टमक जो है वो तो टाइम टू टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, तो अगर फूड वहाँ पे डाइजेशन के लिए नहीं होता है तो वो हमारे स्टमक में एसिडिटी क्रिएट कर देता है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it into a small intestine small amount into the small intestine। जो फूड है स्टमक से वो स्फिंक्टर मतलब गेट कह सकते हैं आप, तो उस गेट के मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड वो एंटर करता है। from the stomach the food now enters the small intestine। small stomach से जो food है वो small intestine में enter करता है। this is the longest part। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ये बहुत लंबा होता है तो ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये किस तरीके से एकदम एक्सटेंसिव कॉइल करके पूरा एकदम कॉइलिंग करके जो मोड़ मोड़ के जो है इसके अंदर छोटे से स्पेस में ये रहता है, which is fitted into compact space because of extensive coiling। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat। अलग अलग एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं जो ग्रास खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है और सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। वहीं जो मीट खाने वाले होते हैं एनिमल होते हैं तो मीट इज़ क्योंकि ईजियर टू डाइजेस्ट, तो जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे टाइगर होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, क्यों होता है। तो हर्बीवोर्स का बड़ा होता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है, कार्निवोर्स का छोटा होता है क्योंकि उनको मीट का डाइजेशन करना होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चाहे वो प्रोटीन होते हैं, चाहे वो फैट होते हैं, सबका डाइजेशन हो जाता है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। लीवर और पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेशन आता है इन सब के डाइजेशन के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। फूड स्टमक से आता है, हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है जो कि एल्कलाइन होता है। तो जो एसिडिक मीडियम होता है उसको एल्कलाइन में यानी बेसिक मीडियम में
चेंज करना होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम के वर्क करने के लिए। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplish दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो एसिडिक फूड जो होता है स्टमक से आता है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस। और साथ ही साथ ये जो बाइल जूस है ये फैट पे वर्क करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। इंटेस्टाइन में ये लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं। विच मेक्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। ये बड़े बड़े लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उन पे एंजाइम जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता है, एंजाइम के लिए डिफ़िकल्ट होता है उस पर वर्क करना। तो बाइल सॉल्ट जो होता है वो उस बड़े बड़े ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ता है। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ता है ताकि एंजाइम जो है वो ढंग से उस पर वर्क कर सके। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4 में फैट का इमल्सिफिकेशन आपने इसका सोप का इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। द पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, लाइपेज फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, इमल्सिफाइड फैट के ब्रेकडाउन के लिए। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसमें उसमें भी ग्लैंड होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं। दिस द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं और वो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है? तो अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और जो फैटी एसिड्स जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के वॉल में डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं विलाई। इसके अंदर होता है ब्लड वेसल्स जो कि एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को और ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो आपसे पूछेगा कि जो फूड एब्जॉर्ब होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो एनर्जी को ऑब्टेन करने में, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए टिश्यू को बनाने में, और जो ओल्ड टिश्यू है उनको रिपेयर करने में जो फूड हम इनटेक करते हैं उसका यूज होता है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जो अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं और वहाँ से जो वो कुछ अमाउंट में वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और बाकी जो होते हैं वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर कर दिए जाते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्चर। एनल स्फिंक्चर के हेल्प से बॉडी से वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो न्यूट्रिशन टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे।